जय फैसला लेने में अभी हिचकिचा रहा था। सारे दोस्त उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि सिन्हा सर ने सबको पुकारा। वहां क्या कर रहे हो तुम लोग? आकर मैच खेलो। सारे दोस्त वापस मैदान में पहुंच गए और अब खेल दोबारा शुरू हो गया। जय एक तरफ खड़ा हो मैच देखने लगा। देव, यार कबीर ये तो खेलने को माना ही नहीं। कबीर, शायद ये हाँ बोल देता अगर सिन्हा सर ना टोकते तो। देव, अब आगे? कबीर, आगे यही है कि हम ढंग से ना खेलें तो शायद ये हमें हारता देख खेलने को राजी हो जाए। देव, ये भी करके देख लेते हैं। देव और कबीर बैटिंग के लिए पहुंचे। दोनों बड़े हल्के फुल्के अंदाज में खेल रहे थे। ऋषभ जय से थोड़ा दूर आ खड़ा हुआ। अब देखना जय बाबू, कैसे तुम्हारे कबीर सर को हराता हूं मैं। ट्रॉफी तो मैं ही लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ से मंजीत हंस रहा था। इनसे अच्छे तो आजकल के छोटे बच्चे भी खेल लेते हैं। दूसरे ओवर में देव को रन आउट करार दे दिया गया, जबकि वो आउट था ही नहीं। ऋषभ ने बस एक बार ही अपील की और सिन्हा सर ने सिर्फ उसके कहने पर ही देव को क्रीज से हटा दिया। देव मायूस सा लौटकर जय के पास आ खड़ा हुआ। जय गुस्से से बोला, सर आप लौट क्यों आए? आप आउट नहीं थे। देव, जानता हूं, पर पता नहीं सिन्हा सर को क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। राशि ने सुनी को वापस बुला लिया था कि मैच दोबारा शुरू हो चुका है। वह ऋषभ की नजरों से थोड़ा बचकर खड़ी हो गई कि कहीं उसने देख लिया तो गुस्सा ना करे। ऐसे ही 4-5 खिलाड़ी और इसी तरह आउट किए गए। हर बार जय दूर से ही सिन्हा सर से बोलता, सर अभी मंजीत सर ने नो बॉल फेंकी थी तो सोल्जर आउट कैसे माना गया? सर बॉल बैट से लगी ही नहीं तो पीछे खड़े ऋषभ सर के कैच करने से सोल्जर कैसे आउट हुआ? सिन्हा सर ने अब उसे कड़क आवाज में डांटा, तुम चुपचाप बैठकर मैच देखो, मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। देव उदास सा बोला, ऐसे तो हमारा हारना तय है। जय ने कबीर की तरफ देखा जो काफी परेशान लग रहा था। वह जय को दिखा रहा था कि उसके कंधे में न जाने कितना दर्द है। ऋषभ ने मंजीत को इशारा किया। वह बॉलिंग करने आया और बार बार बाउंसर डालकर कबीर को परेशान करने लगा। ऋषभ फील्डिंग करने के बहाने से जय के थोड़ा करीब आ खड़ा हुआ तो जय उसके पास आया। मैं सब समझ रहा हूँ, आप जानबूझकर कबीर सर को परेशान कर रहे हो और सिन्हा सर भी आपके साथ मिलकर चीटिंग कर रहे हैं। ऋषभ उसका मजाक उड़ाने की लहजे से बोला, मैं तो ऐसा ही हूँ, जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यूं ही नहीं मेरे दोस्त मुझे रावण कहते हैं। ट्रॉफी तो मैं ही जीतूंगा। और तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तू कौन सा खेल रहा है? ऋषभ आगे चला गया। बालकनी में खड़ी राशि और सुनी भी ये सब नोटिस कर रही थी। दोस्तों के प्लान के बारे में पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, तो वो नाराज हो रही थी। राशि, ये तो खुलेआम चीटिंग है यार। ऋषभ सर ऐसा करेंगे मैंने तो सोचा ही नहीं था। ये तो हीरो की जगह विलेन निकले। हैरान सी खड़ी सुनी भी बोली, सोचा तो हमने भी नहीं था कि ऋषभ सर ऐसा करेंगे। सिन्हा सर भी तो उनका ही साथ दे रहे हैं। जब एक छोटे से मैच में ऋषभ सर इतनी चीटिंग कर रहे हैं तो वैसे तो पता नहीं कितनी साजिशें करते होंगे। सुनी सोचने लगी कि हम तो अब इनसे दूर ही रहेंगे, ये तो बड़े बुरे इंसान हैं। ऋषभ ने बॉलिंग शुरू की। उसने कबीर को पहले ही सचेत कर दिया था। उसने एक बाउंसर मारा, बॉल कबीर के कंधे पर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी मदद करने की जगह मंजीत और ऋषभ मुस्कुराते हुए सिन्हा सर के पास आ खड़े हुए। सुनी की नाराजगी ऋषभ की इस हरकत को देखकर और बढ़ गई। जय भागकर कबीर के पास पहुंचा। सर आप ठीक तो हो? कबीर उठ खड़ा हुआ। हाँ। जय अब जल्दी से सिन्हा सर के सामने आ खड़ा हुआ। सर मुझे भी खेलना है। सिन्हा सर, गेम शुरू हो चुका है और 5 ओवर भी हो चुके हैं। तुम बीच गेम में शामिल नहीं हो सकते हो। जय निराश हो वापस जाने लगा कि मंजीत हंसते हुए बोला, बेचारा अपने कबीर सर को हारते देख नहीं पा रहा। जय वापस देव के पास आ खड़ा हुआ। देव, मुझे तो पहले ही पता था कि कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ये दोनों जानते हैं कि कबीर के कंधे में दर्द है, लेकिन फिर भी उसे बॉल मारा
तुम्हें खेलने की परमिशन नहीं दी, ये तो हद ही हो गई। जय चुपचाप किसी सोच में डूब गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अब मैं भी देखता हूँ ऋषभ सर कि आप कैसे जीतते हैं। वह कबीर की टीम के बाकी बचे प्लेयर्स के पास पहुंचा और बोला, बैटिंग में अगला नंबर किसका है? एक सोल्जर उसके सामने खड़ा हो गया। जय ने उसे कुछ समझाया। थोड़ी ही देर में एक सोल्जर आउट हो गया। अगला सोल्जर जिसे जय ने कुछ समझाया था क्रीज पर जाकर खेलने लगा, लेकिन दूसरी बॉल पर रन लेते वक्त गिर पड़ा। वह सबको दिखाने लगा कि वह इंजर्ड हो गया है और आगे नहीं खेल सकता। सिन्हा सर, इसकी जगह किसी और को खेलना होगा। कबीर, कोई और सोल्जर चुन लो। कबीर या कोई कुछ बोलता कि जय हाथ में बैट लिए वहां खड़ा हुआ। कोई और क्यों, मैं हूं ना, मैं ही खेल लेता हूं। सभी दोस्त अब खुश हो गए कि फाइनली जय खुद से खेलने आ ही गया। जय ने ऋषभ की ओर देखा और धीरे से बोला, ट्रॉफी तो कबीर सर की ही होगी। अब देखना आप कैसे धुलाई करता हूं मैं आपके बॉलर्स की। जय ने अब जाकर क्रीज संभाली और उसके बाद ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी। दूसरी ओर खड़ा कबीर और बाकी दोस्त उसको देखकर बहुत खुश थे। स्विनी, राशि और माही तीनों उसके हर शॉट पर खुशी से उछल जाती। आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन जय ने चौका जड़कर मैच अपने नाम कर लिया। चारों दोस्त सिन्हा सर के पास आ खड़े हुए। जय उनके पास आया और बोला, ऋषभ सर, चीटिंग तो आपने बहुत की, लेकिन जीते कबीर सर ही। अब ट्रॉफी तो कबीर सर को ही मिलेगी। राशि और सुनी किसी काम से अंदर चली गईं। ऋषभ मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, तू ही ले जा ट्रॉफी। सिन्हा सर, कबीर, अपने दोस्तों के साथ अपनी ट्रॉफी कबूल करो। जय इधर उधर देखने लगा, पर ट्रॉफी है कहाँ? यह सुनकर सारे सोल्जर्स और चारों दोस्त हंस दिए। कबीर और ऋषभ दोनों ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल जय को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया। यह रही हमारी ट्रॉफी। हाँ, बस थोड़ी भारी है। सभी हंसते हुए तालियां बजाने लगे। जय को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तब सिन्हा सर ने उसे बताया कि ये सारा प्लान उसे ही खुश करने के लिए था। जय हंस पड़ा। उसे नीचे उतार दिया गया। चारों दोस्तों ने एक साथ आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया। कुछ वक्त तक पांचों खामोशी से यूं ही एक दूसरे के गले लगे खड़े रहे। सिन्हा सर ने प्यार से जय के सिर पर हाथ रखा। बहुत लकी हो तुम, जो इतना ज्यादा ख्याल रखने वाले सीनियर्स मिले हैं। जय थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन मंजीत ने उसके दोनों गालों को पकड़कर प्यार से खींच दिया। तू यूं उदास ना हुआ कर छोटे, वरना अभी तो प्यार से खींचे हैं तेरे गाल। अगली बार जोर से कूची कू करूंगा। जय ने उसके हाथ को पकड़ जोर से काट दिया और वहां से भाग गया। मंजीत अब उसे पकड़ने उसके पीछे भाग दिया। उन दोनों की हरकतों को देख सारे लोग ठहाकों के साथ हंस दिए। कुछ वक्त बाद पांचों दोस्त क्वार्टर के बाहर पहुंचे। स्विनी और राशि अपने आंगन में ही खड़ी थीं। ऋषभ की नजर स्विनी पर पड़ी, लेकिन वो और जय एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऋषभ एक तो पहले से ही स्विनी से नाराज था, अब उसका खुद को यूं इग्नोर करना उसे बहुत अखरा। वह नाराज सा अंदर चला गया। जय ने उसे ऐसे जाते देखा तो समझ गया कि ऋषभ को जलन हो रही है। वह ऋषभ के पीछे पीछे गया। क्या हुआ, आप थोड़ा नाराज हो? ऋषभ, कुछ नहीं। जय, आप तो बताओगे नहीं, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ऋषभ, हाँ बोलो। जय, वो जब आप मैच में चीटिंग कर रहे थे ना जानबूझकर? ऋषभ, हाँ। जय, उस वक्त सुनी मैम अपनी बालकनी में थी। उन्होंने आपको चीटिंग करते हुए तो देखा था, लेकिन ऐन मौके पर वो अंदर चली गई। तो आप समझ रहे हो ना कि आपकी इज्जत का तो कबाड़ा हो चुका सुनी मैम की नजरों में। ऋषभ सोच में पड़ गया कि बात तो लड़का सही कह रहा है। जय हंसने लगा। आपका तो इम्प्रेशन खराब हो गया मैम के सामने, अब क्या करोगे? मैं तो कहता हूँ जाकर सब सच बता दो कि आज का मैच एक नाटक था। ऋषभ तुनक कर बोला, मैं क्यों बताऊं जाकर? उसे जो सोचना है सोचने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जय, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसके वहां से जाने के बाद ऋषभ सोच में डूब गया। यार ऋषभ, कितना गलत सोच रही होगी वो, पर अच्छा भी कहाँ सोचती है। उस दिन टेरेस पर कितना स्वीट होकर बात कर रही थी,
फिर अगले 6-7 दिन गायब सी हो गई। अब आज मैच के दौरान मैंने, मतलब खड़ूस ऋषभ रॉय ने उसे देख खुद से स्माइल दी, लेकिन ये लड़की तो मुझे देखकर मुंह बना रही थी। इसकी वजह से ही तो मैं आउट हुआ था। एक बार ये अकेले में मिले तो सही, पकड़ के ऐसी डांट लगाऊंगा कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा इसका। जय को देखकर तो ऐसे मुस्कुरा रही थी कि पता नहीं क्या है। हर बार बस मुझे ही नखरे दिखाती है ये लड़की। ना बोले मुझसे, मैं भी नहीं बोलूंगा। साहिबा अंश के साथ अजमेर पहुंच चुकी थी। नमन की शादी को 6 दिन बचे थे, लेकिन वो खुद अब तक घर नहीं पहुंचा था। इस बात पर सभी बैठकर बातें कर रहे थे। निशा हंसते हुए सरला आंटी से बोली, आंटी, आपने नमन की तो राय ली थी ना रिश्ते के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लड़की पसंद ना हो और वो सच में ना आए? राधा माँ बीच में बोल पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है निशा। पहले की बात होती तो हम तुम्हारी बात से सहमत होते, लेकिन अपना नमन बिल्कुल बदल चुका है। सरला आंटी, हाँ, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा, और लड़की भी तो उसी की पसंद की है, तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। साहिबा, राधा माँ, आपको नहीं लगता कि आपके एक और बेटा होना चाहिए था? कहानी की लेखिका नीरा यह शर्मा सुन सभी है। चौंक गए। यह ऑडियो तारा, केवल उनके वो क्यों भाभी? ऑफिशियल चैनल साहिबा, नीरा शर्मा उसकी शादी निशा से करवा देते ना। सभी हंस पड़े। सरला आंटी बोली, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी अपना ऋषभ भी तो है, उसके साथ निशा की शादी करा दो। जब ये छोटी थी तब राधा दीदी कहा करती थी कि निशा की शादी अपने ही परिवार में करवा देंगे। राधा माँ, नहीं सरला, मेरे ऋषभ के लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। अगर वो ना हुआ तो निशा को ही अपने घर की बहू बना लूंगी। निशा उठकर घर से चली गई। उसे यूं जाते देख सभी हंसने लगे, पर मौली और तारा दोनों चुप थीं। मौली धीरे से बोली, यार निशा अच्छी लड़की है, लेकिन वैसी नहीं जैसी मैंने ऋषभ के लिए सोच रखी है। तारा, हाँ, मुझे भी निशा और ऋषभ का पेयर अच्छा नहीं लग रहा। भगवान करे जो माँ ने पहले सोच रखा है वही बात बन जाए। कुछ वक्त बाद कबीर ने घर फोन कर सभी को मैच के बारे में और मंजीत की हरकतों के बारे में बताया। सभी का हंस हंस कर बुरा हाल था। राधा माँ, तुझसे तो नाराज हो गया होगा ना वो? कबीर, हाँ, बस उसे ही मनाने जा रहा हूँ। एक बार गले से लगा लूंगा देव की 2-4 बुराई और उसकी 2-4 तारीफ, बस इतने में ही मेरा ये वाला भोला भंडारी मान जाएगा। साहिबा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कबीर भाई। मौली, अब पहले ये बताओ कि नमन की शादी में तुम लोग आ रहे हो या नहीं? कब तक आओगे? ना दूल्हा आया है और ना ही बाराती। कबीर सोच में पड़ गया। नमन से बात हुई है आज मेरी, रात को यहाँ से निकल जाएगा तो कल तक आ जाएगा वो। रही हमारी बात, तो मैं अभी नहीं कह सकता कि हम सारे आएंगे या कुछ ही आएंगे। कोई कुछ कहे उससे पहले ही तारा फोन उठाकर अंदर कमरे में भाग गई। सभी उसकी इस हरकत पर हंस पड़े। तारा अंदर सोफे पर जा बैठी। ये क्या बात हुई कि पता नहीं कौन आएगा और कौन नहीं। माँ, मैं, मौली और साहिबा भाभी तीनों कितने वक्त से इंतजार कर रही हैं तुम लोगों का। तुम सभी को आना होगा। कबीर, यार मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकता। यहाँ कुछ काम में फंसे हैं, तो जिसका पॉसिबल हो सकेगा वो आ जाएगा। तारा, और तुम? कबीर चुप हो गया। तारा की आंखें नम हो गईं। तो तुम्हारा तय है कि तुम नहीं आओगे? कबीर धीरे से बोला, आई एम सॉरी तारा, पर मेरा मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस मिशन को लीड मैं ही कर रहा हूँ। देव, मंजीत और शायद ऋषभ का बंदोबस्त करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर उनका भी कुछ तय नहीं है। तारा खामोश हो गई। उसे कबीर से मिलने की उम्मीद खत्म नजर होती आई। उसकी आंखों में आंसू बह चले। कबीर समझ गया कि तारा रो रही है। वह कुछ वक्त तक चुप रहा, फिर बड़े प्यार से बोला, तारा, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों से दूर रहकर मैं खुश हूँ। मैं भी बहुत याद करता हूँ तुम्हें, माँ को और बाकी सबको भी, लेकिन सबसे पहले मेरा फर्ज है। अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ोगी तो मैं कैसे अपने मिशन पर ध्यान दे पाऊंगा। तारा अब भी चुप थी। कबीर, तो फिर ठीक है, मैं जाकर सिन्हा सर को बोल देता हूँ कि मैं किसी मिशन को लीड नहीं कर रहा। मुझे तो बस भाई की शादी में जाना है और मेरी रोती बीवी को खुश करना है। तब तो चलेगा ना तुम्हें? हाँ, वो बात अलग है किसके बाद मैं खुद की नज़रों में।
तारा खुद को संभाल बीच में ही बोल पड़ी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी, लेकिन वादा करो, रोहन की शादी में तो आओगे ना? कबीर, वादा तो नहीं कर सकता, पर कोशिश पूरी रहेगी। वैसे महीने 2 महीने का काम बाकी है, अगर सब सही रहा तो देखा जाएगा। तारा, तो ठीक है, फिर हम रोहन की शादी 2 महीने बाद ही रखेंगे। कबीर हंस दिया, ऐसा नहीं करना, जो भी पहला मुहूर्त मिले शादी करवा देना, फिर ऋषभ का भी तो देखना है। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर कबीर मंजीत से मिलने गया। अपने कमरे में बैठे मंजीत ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो नाराज हो कमरे का दरवाज़ा बंद करने भागा, ताकि कबीर अंदर ना आ सके। कबीर उसके इरादे को समझ गया। वह उसे रोकने भागा, लेकिन मंजीत दरवाज़ा बंद कर चुका था। वह अंदर से ही बोला, जा अपने बाकी दोस्तों के पास, मुझे आउट करा दिया था ना तूने। तभी पीछे से कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पगले, वो असली मैच थोड़े ही था। मंजीत उसे देख हड़बड़ा गया, तू कहाँ से आ गया? कबीर ने कमरे की खुली खिड़की की तरफ इशारा किया। मंजीत अब नाराज सा बिस्तर पर जाकर बैठ गया। कबीर भी उसके पास आकर बैठ गया। मंजीत थोड़ा दूर खिसका, कबीर थोड़ा पास आया। मंजीत खड़ा हो गया, पीछे से कबीर भी आ खड़ा हुआ। मंजीत दोबारा बैठ गया। कबीर जल्दी से उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। मंजीत, क्या कर रहा है? मैं तारा नहीं हूं, हट यहाँ से। कबीर, जानता हूं कि तू तारा नहीं है, पर मेरी नखरीली बीवी तो है ना। आज मेरी सबसे प्यारी बीवी रूठ गई मुझसे, उसे ही मनाने की कोशिश कर रहा हूं। मंजीत, धत, मैं किसी की बीवी नहीं। कबीर उठ बैठा, मेरा भाई भी नहीं। मंजीत चुप लगा गया। कबीर उदास सा उठा और कमरे से बाहर जाने लगा कि तभी पीछे से मंजीत ने उठकर उसे रोक लिया। तुझे पता है ना कबीरे, तेरा ये मंजीत सब सहन कर सकता है, पर अपने भाई का उदास चेहरा नहीं। कबीर, जानता हूँ, तभी तो उदास होने का नाटक किया था। दोनों दोस्त हंस पड़े। ऋषभ बालकनी में परेशान सा घूम रहा था। आज सुनी बालकनी में आई ही नहीं, और उसे सुनी से लड़ने का मन था। तभी उसे याद आया कि आज तो सुनी की नाइट शिफ्ट है, वो तो हॉस्पिटल में होगी ना। कोई बात नहीं, वहीं जाकर सुना देता हूँ। ऋषभ अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि कुछ दूर सामने बैठा जय बोला, सुनी मैम से मिलने जा रहे हैं ना? ऋषभ उसे देख रुक गया। चुप कर, कहीं नहीं जा रहा मैं क्यों जाऊंगा कहीं? ऋषभ वापस कमरे में लौट गया। अब ये भी मेरा चौकीदार बन के बैठा है। जय मुस्कुरा दिया, बेचारे ऋषभ सर। सिन्हा सर ने देर रात 5 दोस्तों को बुलाया और साथ बैठ मिशन से जुड़ी प्लानिंग करने लगे। सिन्हा सर ने देव की तरफ देखा और बोले, देव, कल सुबह होते ही सबसे पहले तुम्हें एक खतरनाक आतंकी को यहाँ से शिफ्ट करना है। अपने साथ सोल्जर्स की एक टीम रखना, ध्यान रहे कोई लापरवाही ना हो, और हो सकता है कि कुछ लोग उस आतंकवादी को छुड़ाने की कोशिश करें। तुम्हें सावधान रहना होगा। देव, यस सर। सिन्हा सर, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। सभी बाहर निकल कर आए। देव ने कबीर की तरफ देखा, क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है कुछ? कबीर, तेरी फिक्र हो रही है। देव हंस दिया, तुझे मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं? कबीर, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुझ पर तो मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है, पर अपने भाई की चिंता करने का हक है मेरा। देव हंस पड़ा, जानता हूँ और वादा करता हूँ कि अपने इस काम को मैं बखूबी अंजाम दूंगा। चलता हूँ, सुबह जाने से पहले एक बार तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। देव सभी से गले मिला और अपनी तैयारी करने चला गया। अगले दिन सुबह देव ऋषभ, मंजीत और जय से मिलने आया। कबीर वहाँ था नहीं, समय नहीं था। देव कबीर से मिले बिना ही वहाँ से चला गया।